अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट टू लास्ट तक देखें और दोस्तों तक शेयर करें। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं फिर आप सबों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का वीवीआई टॉपिक पेपर C1 का यूनिट 1 का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके पास उपस्थित हूँ। क्यों? देखिए, अभी जो चैप्टर चल रहा था बीएड फर्स्ट पार्ट के लिए, वह जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूनिट 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप पढ़ना है। इसमें ये C1 जो है ये चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, इसके बारे में इसमें जानना है। यूनिट 1 है ये। यूनिट 1 का पहला वीडियो, यूनिट 1 में जो बाल्यावस्था पढ़ना है उसका वीडियो में बना करके बाल्यावस्था से संबंधित जितनी भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपके पास में बना करके अपने वीडियो को जो है लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर के यूट्यूब चैनल मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर देखें, क्योंकि यह क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में हर हाल में पूछेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को जा कर के अभी देख लीजिए। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। देखिए, मैं अभी आपको बीएड फर्स्ट ईयर C1 पेपर यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक लेकर के दूसरे वीडियो में अभी आपके साथ साझा हो रहा हूँ। इसमें अभी जो पढ़ना है, हमको कहते हैं जानना है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में। हमको इस C1 पेपर में कोहलबर्ग, जीन पियाजे और एरिक्सन इसके सिद्धांतों के बारे में जानना है कि किनका सिद्धांत नैतिक सिद्धांत है, किसका विकासात्मक है और किसका जो है किस प्रकार के सिद्धांत है विकास को देखते हुए उस सिद्धांत के बारे में हमको जो है जानना अति ज़रूरी है बीएड फर्स्ट ईयर के C1 पेपर में। तो वही कह रहे हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोहलबर्ग कौन है उसके बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन, क्योंकि कोहलबर्ग कौन है क्या है उसके बारे में जानने के लिए उसके ऊपर जो है हमको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में आप देख रहे होंगे उसकी प्रस्तावना में कि लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 यानी लॉरेंस कोहलबर्ग की जन्म 1927 ईस्वी में हुई और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई, यानी 60 साल तक वह जो है अपने जीवन काल को व्यतीत करने के बाद, जीने के बाद उनका डेथ हो जाता है। वो जो है इस धरती से जो है वो जो है अपने आपको जो है मृत्यु कर जो है दूसरे लोक में चले जाते हैं। एक प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे ये लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी कि जिनका जन्म 1987 ईस्वी को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों के सिद्धांत से प्रभावित होकर कोहलबर्ग ने नैतिक न्याय पर अध्ययन करने को जो है सोचा। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग जिसका जन्म 1927 ईस्वी को जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क में हुआ था। ये अमेरिका की एक शहर है। कोहलबर्ग जो थे वो कोहलबर्ग ने जीन पियाजे की नैतिक जो मुद्दा था उस मुद्दे के सिद्धांत से जो है प्रभावित होकर के, उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर के उन्होंने जो है कोहलबर्ग के नैतिक न्याय पर जो है अध्ययन करने के लिए सोचा। उसके बाद ये जो पियाजे की नैतिक कहते हैं मुद्दों के सिद्धांतों से प्रभावित जब हो गए तो इसने खुद से जो है उसके नैतिक न्याय पर अध्ययन करने के लिए सोचा, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए इन्होंने सोचा। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बालकों के साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उन्होंने पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित, परिष्कृत किया। यानी जब लॉरेंस कोहलबर्ग अपने अध्ययन के लिए जो है 10 से 16 वर्ष तक के जो बालक है उस बालकों के साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, इंटरव्यू से मतलब उनसे जानकारी लेने के बाद करें कि उनसे प्राप्त तथ्यों के आधार पर उन्होंने पियाजे का जो नैतिक न्याय का जो सिद्धांत था उसको जो है विस्तारित किया, बढ़ाया, उसको फैलाया, उसको परिवर्तित किया, उसके अंदर जो चेंजिंग लाना था उसे जो है लाने का काम किया। कोहलबर्ग ने नैतिक के बारे में बताए कि नैतिक जन्मजात नहीं होता, यानी बच्चों
के जन्म से लेकर मृत्यु तक नैतिक विकास होता रहता है। यानी कोहलबर्ग ने कहा कि नैतिक के बारे में ये कहा कोहलबर्ग जो है ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक थे, का कहना है कि नैतिक जो होता है ये बच्चों के अंदर जन्मजात नहीं होता, यानी जन्म से नहीं होता है। ये बच्चों के अंदर जो है जन्म से लेकर के बच्चों में जो है ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक नैतिक विकास होता रहता है। ये सतत निरंतर यानी क्रमागत चलता रहता है। ठीक है, कोई भी बच्चों का नैतिक विकास जो है समाज में ही होता है, और कोई भी बच्चा का जो नैतिक विकास समाज को प्रभावित करता है। यानी किसी भी बच्चे के अंदर जो है नैतिक विकास होगा वह विकास समाज में ही होगा, और उस बच्चे के अंदर जो नैतिक विकास होगा वह विकास फिर जो है समाज को क्या करता है, प्रभावित करता है, सुसज्जित बनाता है, अच्छे और जो है अग्रसर समाज को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद ये जो कोहलबर्ग थे, ये जो 10 से 16 वर्ष की आयु के जितने भी कहते हैं बच्चों के ऊपर जो है, बालकों के ऊपर जो साक्षात्कार वर्णन किया, अध्ययन किया, उससे जानकारी जो हासिल की, वो अपने ही पुत्र के ऊपर जो है, अपने ही बच्चों के ऊपर जो है इन्होंने ये सारा जो है साक्षात्कार तथ्य जो है और अपने ही बच्चों से ग्रहण किया। उसके बाद अभी जो कह रहा है कि जब बालक का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो न वह अच्छा होता है न ही बुरा। नैतिक का अर्थ समझ सकते हैं अच्छाई, और अनैतिक का अर्थ समझ सकते हैं बुराई। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो न वह अच्छा होता है न ही बुरा, यानी वह एक सादा पेपर की तरह होता है। ठीक है, समाज उसके मस्तिष्क पे समाज का जैसा प्रभाव पड़ता है वैसा वह बच्चा आगे की ओर जो है अपने जीवन को जीने की जो है और जो है मतलब तैयार रहता है। कह रहे इसमें कि वह नैतिक या अनैतिक समाज से ही सीखता है। अच्छाई और बुराई क्या करता है, वह समाज से ही कोई भी बच्चा जन्म लेने के बाद सीखता है। कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बताया कि नैतिक वह गुण है जिससे हमें सही या गलत की पहचान होती है। कोहलबर्ग महोदय ने कहा कि नैतिक वह जो है वह पूंजी है जिसके द्वारा जो है हम किसी भी सही और गलत की जानकारियों को जो है पहचानते हैं। सही और गलत क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस नैतिक के गुण से, नैतिकता से, बुद्धि से। नैतिक सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। नैतिक जो है यह समाज के परिवेश से, समाज के अंदर जो रख रखाव है, जो माहौल है, उससे जो है ये नैतिकता सीखा जाता है। कोहलबर्ग महोदय का कहना है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। यानी कोहलबर्ग ने जो विकास का सिद्धांत दिया था वह नैतिक विकास का सिद्धांत था, और इन्होंने कहा कि नैतिक जो है विकास सिद्धांत को ही अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्था का सिद्धांत। मतलब कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को जो है हम लोग अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, और यह अवस्था सभी बालकों के लिए निश्चित होता है। ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत जिसको कहते हैं वह बालकों के लिए, हमेशा बालक या बालिका दोनों के लिए यानी बच्चों के लिए जो है यह अवस्था निश्चित होता है, फिक्स होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास, अभी तक जो पढ़े हम वो इंट्रोडक्शन था। कोहलबर्ग कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, 1927 में, मृत्यु कब हुई, 1987 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका, न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। उन्होंने किस बच्चों के ऊपर जो है कहते हैं अपने नैतिक सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए जो है बच्चों के ऊपर जो परीक्षण किया था, उस बच्चों की आयु किस किस अंदर था, तो 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे वो थे। उसी से जो है साक्षात्कार जो है उन्होंने जो है जानकारी प्राप्त किया और फिर जो है अपने सिद्धांत को बढ़ावा देने का काम किया। अभी जो पढ़ना है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे उनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो कैसा था। वह कह रहे हैं कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को एक लघु कथा के माध्यम से समझाया है। यानी कोहलबर्ग ने ये कहा है कि मेरा जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उस सिद्धांत को मैं एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। उनका कहना है कि यूरोप में एक महिला जो है मौत के कगार पर थी। ये समझाने के लिए खुद जो है कहते हैं कोहलबर्ग महोदय कि यूरोप में एक महिला थी जो मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने उसे कहा कि एक जो है दवाई है जिसके खाने से उसकी जान बच सकती है। उस महिला के पति
हाइजन उस दवाई के लिए दवाई वाले के पास गया और दवाई देने को कहा। यानी कहना है कि एक महिला थी यूरोप में जिसका तबीयत इतना ख़राब था कि वो मौत के कगार पे चली गई थी। डॉक्टरों ने कहा उस महिला के गार्जियन से कि एक दवाई है जिसकी वजह से इसकी जान बच सकती है। उन महिला के जो पति थे उनका नाम था हाइजन। वह हाइजन दवाई के लिए उस दवाई के दुकानदार के पास गया और कहा दवा एक जो है मुझे दीजिए। दवा को वह मांगा तो दवाई वाले के पास जाकर गया और वह कहा दवाई देने को वह कहा दवा मांगा दवाई के दुकानदार से। दवा के जो है दुकानदार जो है उनको जवाब देते हैं कि ये दवाई जो है बहुत महंगा है, इसीलिए उनको जो कीमत बताया कि दवाई का जो दाम है उसका 10 गुना दाम जो है लेकर मैं आपको दवा दूंगा। तो इसमें यही है कि दवा एक तरह का रेडियम था और उस दवाई बनाने का खर्च बहुत था। इस कारण दवाई वाले जो है दवाई बनाने से इनकार कर दिया। दवाई की कीमत 10 गुना खर्च मांग रहा था। यानी वो दवाई के जो दुकानदार थे जिसके पास हाइजन अपने पत्नी को बचाने के लिए दवा लेने के लिए गया था, उस दुकानदार ने कहा कि दवाई की जो है यह एक जो है रेडियम है जिसको बनाया जाता है, बनाना पड़ेगा और यह बनाएंगे तो इस दवाई की जो कीमत है उससे 10 गुना कीमत हमें तुम्हें जो है और तुम मुझे दोगे तो मैं इस दवाई को बनाऊंगा। लेकिन हाइजन ने उस दवाई वाले से जो है अनुरोध किया कि मेरे पास पैसा उतना नहीं है, मुझे दवा दीजिए, मेरी जो पत्नी है वह मौत की कगार पे है, उसकी जान बचानी है। अनुरोध किया कि मेरी पत्नी मरने वाली है, दे दीजिए, पर उसने मना कर दिया क्योंकि हाइजन के पास पैसा नहीं रहा होगा उतना। वो मना कर दिया दुकानदार के मैं नहीं दे सकता हूँ तुम्हें दवा। फिर हाइजन ने उसके बाद जब दवाई के दुकानदार ने उस हाइजन को दवा नहीं दिया तो उस दुकानदार ने क्या किया कि जो है दवा देने से जब इनकार किया तो हाइजन क्या किया कि वह घर आया मजबूर होकर के और फिर वह रात में उस दुकानदार के दुकान से जो है दुकान को तोड़कर दवा को चुरा लिया, अपनी पत्नी की जान को बचा लिया उस दवा को चुरा करके। तो ये कहानी था। इसका एक मर्तबा और निचोड़ आपको बताता हूँ कि कोहलबर्ग महोदय कहते हैं कि यूरोप में एक औरत बीमार थी जो मौत के कगार पर थी, जिसके पति का नाम हाइजन था। उस जब डॉक्टर के पास एडमिट करने के लिए गया इलाज के लिए तो डॉक्टर ने उसे कहा कि एक दवा है जिससे इसकी जान बच सकती है, एक दवा है जिससे इसकी जान बच सकती है, जाकर ले आओ। तो हाइजन ने उस दवा को लेने के लिए जब दवाई के दुकानदार के पास गया तो दवा के दुकानदार ने कहा कि इस दवा की जो कीमत है उसकी 10 गुना मूल्य में जो है मैं इसको बना करके दूंगा, क्योंकि वह दवा एक रेडियम था, बनाना का जो है बनाने के बाद उसको तैयार करके देता। तो वो दवा जो है की कीमत उतना हाइजन के पास तो था नहीं। तो हाइजन जो है उससे अनुरोध किया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप मुझे ये दवा दे, मैं जो है क्योंकि मेरी पत्नी जो है वह मौत के कगार पे है, ताकि मैं उससे जो है जीवित कर सकूँ, बचा सकूँ। लेकिन दवाई के दुकानदार जो है साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं तो मैं तुम्हें दवा नहीं दे सकता हूँ। मजबूर होकर के वह हाइजन जाता है वापस घर और फिर रात में उसी दुकान पे आता है और उस दुकान को तोड़ करके उस दुकान से दवा को चुरा लेता है और वह ले जा करके अपने पत्नी को खिलाता है, जिससे उसकी पत्नी की जान बच जाती है। तो इस कहानी से क्या आपको सबक मिला? वो कहते हैं इस कोहलबर्ग महोदय की इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों के ऊपर बल दिया, 2 बातों को बताया कि एक तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आया कि वह जो है हाइजन जो था एक दुविधा में था। दुविधा में ये था कि उसकी पत्नी बीमार थी, जान उसकी बचाना था क्योंकि वो डेट करने वाली थी, मृत्यु के कगार पे थी। तो ये जो है एक दुविधा था। दूसरा जो है नैतिक जो है तर्क शक्ति, यानी उसे सोचना ये था कि मेरे पास दवा नहीं है, फिर मैं बिना दवा का जो है कैसे जो है मेरे बिना पैसा के अपने जो है पत्नी का जान बचा पाऊंगा। तो इसके हिसाब से कोहलबर्ग महोदय ने 2 बातों पर बल दिया। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। एक था नैतिक दुविधा। अब नैतिक जिसको मोरल जो है हम लोग डिलेमा के नाम से जानते हैं, कह रहे कि वो नैतिक दुविधा क्या था। तो कहते हैं कि नैतिक दुविधा एक ऐसी दुविधा होती है, नैतिक दुविधा एक ऐसी दुविधा, ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानी होती है जिससे किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों में से किसी एक कार्य का चयन करना होता है, चुनना होता है। और चुनने से उत्पन्न जो कहते हैं यह जो दुविधा जो उत्पन्न होता है, इसी दुविधा को नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी
नैतिक दुविधा एक वैसी दुविधा है जिसमें दो काम रहता है, दो कार्य रहेगा, दोनों नैतिक कार्य रहेगा, लेकिन दोनों कामों में से एक काम को चुनना जरूरी होता है। यानी दो काम करना है। मान लो कि मेरी जान खतरे में है, मुझे शेर जो है, मैं पहाड़ पे चढ़ा हूँ, मेरी जान खतरे में है, एक तरफ से नीचे जो है पहाड़ से अगर से उतरूंगा तो वहाँ शेर है, मुझे खा जाएगा, पहाड़ से कूदूंगा तो नीचे खाई है, मैं वहाँ मर जाऊँगा। तो ये दोनों में दुविधा में से कोई तो एक दुविधा स्वीकार करनी है जान बचाने के लिए। तो वही करा है कि दो कहते हैं कर्तव्यों में से एक कार्य को जो है चयन करना, स्वीकार करने की जो विधि है, उसी जो है दुविधा को जो है हम लोग नैतिक दुविधा के नाम से जानते हैं। एक में कह रहा है कि हाइजन को क्या दवा चुरानी चाहिए। नैतिक दुविधा में क्वेश्चन होता है कि क्या हाइजन को दवा चुरानी चाहिए। दूसरा में है क्या एक पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवाई चुरानी चाहिए थी। तो अगरचे पत्नी का कर्तव्य देखा जाए तो पत्नी का जो है जान बचाने की रक्षा उसके पति के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ भी जो है वो दुविधा में थे कि उसको जान बचाना है किसी तरीके से। लेकिन दवा के दुकानदार के जो है पास जो दवाई था, उस दवाई को चुराना जो है ये नैतिक कार्य नहीं था, लेकिन जान भी तो बचाना था उसी दवा से, इसलिए उसमें से किसी एक के कार्य को जो है, ये दोनों काम में से किसी एक को चुनना, यानी दो दुविधा थी, चोरी भी नहीं करना था, जान भी बचाना था, लेकिन जान बचाना सबसे ज़्यादा जो है अति महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इस तरीके से उसने चोरी करके अपने पत्नी को जान बचाया। तो इस तरीके की दुविधा में से एक दुविधा को जान बचाने के ऊपर फोकस दिया और ये जो है काम को पूरा किया, इसीलिए इसको जो है नैतिक दुविधा के नाम से जानते हैं। दूसरा, इस कहानी से जो मिली थी नैतिक तर्कशक्ति, जिसको मोरल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। क्या है कि सही या गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को नैतिक तर्कशक्ति, मोरल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि नैतिक तर्कशक्ति, जिसको मोरल रीजनिंग के नाम से जानते हैं, सही या गलत के प्रश्न के बारे में, सही या गलत की पहचान के बारे में फैसला करने में जो शामिल चिंतन होगा, जो सोच समझ करके जो हम सही या गलत की जो फैसला करते हैं, वह जो है फैसला, वह जो है नैतिक तर्कशक्ति, मोरल रीजनिंग कहलाती है। जैसे हाइजन ने चोरी करके सही किया कि गलत, मतलब नैतिक तर्कशक्ति ये कहता है कि हाइजन ने जो दवा चोरी किया था अपने पत्नी को जान बचाने के लिए, क्या वह सही किया या गलत। दूसरा पूछता है तर्कशक्ति, आप किस दिमाग सोचेंगे तो पूछेगा कि क्या चोरी करना सही है। देखिए यहाँ चोरी करना सही नहीं बल्कि गलत था, लेकिन उसकी जान बचाना भी तो सही था, इसलिए जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो लोगों के दिमाग में यही सोचने की क्षमता होगी कि कुछ भी करे लेकिन पहले जान बचानी है, चाहे कोई भी कर्तव्य कर ले। लेकिन यही जो है तर्कशक्ति नैतिक तर्कशक्ति का रूप धारण करती है। इन्हीं लघु जो है कथाओं से, ये जो छोटी कहानी थी यूरोप की महिलाओं की और हाइजन की, उसी कथाओं से, कहानियों से, स्टोरी से प्राप्त अनुक्रिया का जो है विश्लेषण करके कोहलबर्गों ने बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास 3 स्तरों से होता है और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं होती है तथा इन अवस्थाओं को जो है क्रम से जो है नीचे लिखा जाता है। मतलब इस कहानी को देखने के बाद जो है कोहलबर्ग महोदय ने कहा कि जो नैतिक क्रिया है यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की ये नैतिक विकास जो है 3 स्तरों में होता है, 3 भागों में होता है और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं होती है, 2-2 शाखाएं होती है तथा इन अवस्थाओं को जो है नीचे जो है क्रम से सजाया गया है, बताया गया है और यह निश्चित होता है। कोहलबर्ग ने बताया ये भी कि सभी व्यक्ति में ये अवस्था एक ही उम्र में नहीं होता। ये जो 3 अवस्थाएं हैं ये एक ही उम्र में नहीं होता है और नहीं व्यक्ति एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था में जा सकता है, यानी यह क्रम से होगा। ये जो अवस्थाएं यह क्रम से होता है। नैतिक विकास की जो 3 स्तर है ये क्रम से होगा, बारी बारी से होगा। यह एक अवस्था को स्किप करके दूसरा अवस्था में नहीं जा सकते, हम छोड़ करके नहीं जा सकते और यह जो है किसी भी उम्र के या एक ही उम्र के व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता है। इसके लिए उम्र फिक्स है, अवस्था फिक्स है। तो नैतिक विकास का जो स्तर है वह नैतिक विकास के स्तर को 3 भाग में बांटा गया है। किनके द्वारा? कोहलबर्ग महोदय के द्वारा। उनका कहना है कि सबसे पहले नैतिक विकास में पहला जो है पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, दूसरा परंपरागत नैतिक स्तर, तीसरा उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। फिर पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर को 2 भागों में बांटा गया। एक है कि आज्ञा एवं जो है दंड की अवस्था,
दूसरा अहंकार की अवस्था, जो है परंपरागत नैतिक स्तर में प्रशंसा की अवस्था, और दूसरा सामाजिक कारण सम्मान की अवस्था। तीसरा जो है अवस्था नैतिक स्तर, जिसको उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर कहते हैं, उसमें भी दो अवस्था हैं, एक है सामाजिक समझौता की अवस्था, दूसरा विवेक की अवस्था। यानी इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे हम किसी काम को करने के लिए उसको कहते हैं, अगरचे वह काम कहना यानी आज्ञा देते हैं, और जब वह काम गलत कर लेता है तो उसको हम दंड देते हैं। फिर आगे जो है जब दंड दे देते हैं उस बच्चा को, तो उस बच्चा के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। फिर उससे आगे की अवस्था जब आती है तो उस परंपरागत नैतिक विकास में का जो स्तर है उसमें प्रशंसा की अवस्था, यानी जब वही बच्चा आज्ञा का सही पालन करे तो उसको हम प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, और बड़ाई करने से उसका समाज के अंदर जो है बड़ाई बढ़ता है, इसलिए सामाजिक कारण सम्मान की अवस्था कहेंगे उसको। फिर उसी बच्चा के बारे में जब वही बच्चा जब और बड़ा होता है तो नैतिक उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर में सामाजिक समझौता हुआ, जब गांव के रीति रिवाज के अंदर जब पलता है तो फिर उसको जब बाहर जाना पड़ता है तो उस गांव के रीति रिवाज के नियमों को देखते हुए बाहर के नियमों से उसको समझौता करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह अपने गांव के नियमों को लेकर के नहीं चला जा सकता। जैसे मान लीजिए गांव के स्कूल और बाहर के स्कूल में बहुत सारे फ़र्कें हुआ करती है। छोटे स्कूल, बड़े कॉलेज में जब जाएंगे तो उसका नियम अलग अलग होता है, उससे समझौता करना पड़ता है, उसके रूप में ढलना पड़ता है। दूसरा विवेक की अवस्था, जैसे अपने बुद्धि से उस वहाँ काम लेना। तो ये तीन अवस्थाएं, पूर्वपरागत, परंपरागत और उत्तर अवस्था। ये एज के हिसाब से इसको तीन भागों में बांटा गया। पूर्व परंपरागत स्तर वो 6 से 10 वर्ष के आयु के बच्चों के अंदर जो है पाया जाता है। ये इसको हम लोग जो है कहते हैं कि जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी यह नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर कही जाती है। इस स्तर में कोहलबर्ग ने दो अवस्था बताए जो इस प्रकार से है। यानी कोहलबर्ग ने कहा कि ये जो पुरुष परंपरागत स्तर है ये 6 से 10 वर्ष के बच्चों के आयु के अंदर होता है, और यह जो है बच्चा जब किसी भी घटना को देखता है तो उस घटना के आधार पर उसका जो व्यवहार होता है वह नैतिक या अनैतिक हो सकता है, अच्छा या बुरा भी हो सकता है। किसी घटना को देखने के बाद उसकी यह नैतिक तर्क शक्ति जो है यह परंपरागत स्तर कही जाती है। इसको दो भाग में बांटा गया है। एक तो है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, जिसको हम आपको पहले समझा दिए हैं। इस अवस्था में बालक में नैतिक के विकास का मुख्य आधार आज्ञा दंड होता है। यानी बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। इसी अवस्था में बालक सही गलत का निर्णय भी जो है लेता है, और निर्णय दिए गए दंड एवं पुरस्कार जो है से वह क्या करता है कि अपने आप को सुधारने का काम करता है। तो वही कह रहा है इस अवस्था में बालक सही गलत का निर्णय दिए गए दंड एवं पुरस्कार से कराता है। यानी बच्चा इस अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था में जो बच्चा को जो दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है तो उसी को देख करके वह बच्चा जो है अपने आप को जो है नैतिक सिद्धांत को जो है नैतिक विकास को आगे की ओर बढ़ाने का काम करता है, बाद में पुरस्कार हासिल करके। उसकी दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था। बच्चा को जब दंड दे देते हैं तो यह 6 से 10 वर्ष के बच्चों के अंदर ही होता है कि उसके अंदर अहंकार आ जाता है, उसके अंदर स्वेच्छा हो जाता है कि हमें कैसे दंड दे दिया। वही कह रहा है कि इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने की होती है। जब अहंकार किसी के अंदर आ जाएगा तो वह स्वयं सुनेगा, अपने आप को, किसी और के जो है अपने आप के अलावा किसी की नहीं सुनता है। वही कह रहा है कि बच्चा को लगता है कि जिस बराबरी का लेन देन है, मतलब बच्चा को लगता है कि जो है वही बात सही होता है जिसमें बराबरी का लेन देन हो। अगर हम दूसरे की इच्छा पूरी कर देंगे तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेगा। मान लो किसी बच्चे को से कोई काम करवाना है तो उसको कहते हैं कि बाबू मैं तुम्हें जो है चॉकलेट दूंगा या रुपया दूंगा, जा करके मेरा फला काम कर दे, तो वह बच्चा कर देता है। किस बल पे कि मैं उसे पैसा दे रहा हूँ, यानी मेरा वो काम कर रहा है और मैं उसका काम पैसे या चॉकलेट दे करके कर रहा हूँ। तो ये बराबरी का लेन देन हुआ, मतलब मेरा काम किया उसके बदला में मैं उसके बराबरी में पैसा दिया या चॉकलेट दिया, तो ये हो जाता है। अब करें कि इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका उद्देश्य चोरी करने या झूठ बोलने से पूरा हो, वह कार्यों को नैतिक नहीं मानता, अनैतिक नहीं मानता। मतलब बच्चा के अंदर जो है अहंकार होता है जिसकी वजह से वह गलत काम कर ले या अच्छा काम कर ले, चोरी कर ले या झूठ बोल ले, वह जो है इस कार्य को जो है कोई भी काम करेगा लेकिन उसको जो है सही मानता है, अनैतिक नहीं मानता, गलत नहीं मानता। दूसरा जो स्टेज है वह परंपरागत अवस्था है जो 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के अंदर होता है।
कह रहा है कि यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर है। इस स्तर का अवधि जो है, इस स्तर की अवधि 10 से 13 वर्ष के मध्य होती है। मतलब बच्चा जब 10 से 13 वर्ष के बीच की आयु का होता है तो कोहलबर्ग महोदय का कहना है कि यह विकास सिद्धांत का जो है, नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर होता है। इस आयु में जो है बच्चे के अंदर जो है, उसके अंदर जो है उसका जो व्यवहार होता है उसकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियमों के ऊपर आधारित होता है। यानी माँ बाप उसका जो जिस तरीके से बताएगा उसी तरीके से वह बच्चा जो है करने के लिए अग्रसर हो जाता है, तैयार हो जाता है। इस जो है नैतिक विकास के दूसरे स्तर में, जिसको परंपरागत अवस्था कहते हैं, जो 10 से 13 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, इस स्तर पर वह समझता है कि वे समस्त क्रियाएं सही है जिससे किसी दूसरे की मदद हो सके। मतलब बच्चा समझता है इस स्तर में कि वह सभी काम सही है जिसके द्वारा किसी दूसरे का जो है भला हो सके, मदद हो सके। इस अवस्था को भी दो भाग में बांटा गया है। एक है प्रशंसा की अवस्था, इसको स्टेज ऑफ जो है अप्रिवेशिव के नाम से जानते हैं। सॉरी, एक मिनट कहाँ चला गया। तो ये है प्रशंसा की अवस्था। ठीक है, परंपरागत की जो है दूसरी जो है कि दो शाखाएं, एक है प्रशंसा की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा वही क्रिया करना चाहता है जिससे उसकी प्रशंसा हो सके। मतलब बच्चा जो है इस अवस्था में वही काम करता है जिससे उसकी प्रशंसा हो सके, उसकी बड़ाई हो सके। यानी बालक का जो है उसका जो व्यवहार होता है वह नैतिक मानता है बालक उस अपने व्यवहार को, जिससे उसकी प्रशंसा हो सके। मतलब बच्चा सोचता है कि हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे मेरा बड़ाई हो, मेरे जो है गांव के लोग मुझे प्रशंसा करें, मुझे जो है अच्छा माने, अच्छा कहे। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। मतलब उस बच्चा, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं 10 से 13 वर्ष के बच्चे, वह जो है अपने समाज के अंदर जो उसके परिवेश में जो चीज़ निर्धारित होता है उससे देख करके वह चिंतित होता है और चिंतन करता है, सोचता समझता है कि जो है यह काम कैसे है, कैसे माना जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। दूसरा इसका जो है परंपरागत स्तर जो है उसका दूसरा स्टेज है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यानी कि यह अवस्था बालक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में परिवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए जो है महत्व देता था, लेकिन इस अवस्था में बच्चा समाज के विरुद्ध कार्य को करना अनैतिक मानता है। यानी जब कहा जाता है कि जब कोई बच्चा काम करता है, आज्ञा मान लेता है तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं, वह प्रशंसा के लिए काम करता है कि मेरा बड़ाई करे। लेकिन बच्चा जब आगे की ओर जब बढ़ता है तो उसमें जब सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसका जो सम्मान की जो कहते हैं अवस्था जो होती है जिससे उसको सम्मान मिले, तो वह सोचता है कि मैं वैसा काम करूं जिससे मेरे समाज के अंदर जो है बड़ाई का काम हो, अच्छाई का काम हो, मेरे समाज के अंदर जो है कोई जो है मतलब यहाँ पे अनैतिक कार्य न हो सके। नैतिक को नैतिक और अनैतिक को अनैतिक समझना शुरू कर देता है। ठीक है, अवस्था बच्चा के समाज के विरुद्ध, मतलब वह जो है इस अवस्था में बच्चा वह काम नहीं करता है जो समाज के विरुद्ध जो है अनैतिक कार्य हो, अनैतिक जो काम होता है उसको अनैतिक मानता है बच्चा। ठीक है, अगला जो होता है लास्ट स्टेज जो होता है नैतिक विकास का, वह होता है पास्ट यानी उत्तर परंपरागत स्तर, जो 13 से वर्ष से ऊपर के जितने भी आयु के लोग होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। इस स्तर में बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देता है। मतलब इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं 13 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं जिसके अंदर उत्तर परंपरागत स्तर जो है निरंतर विकास का जो है नैतिक विकास के लिए जो ये स्तर जब स्टार्ट होता है तो बच्चा इस स्तर में अपने परिवार के, समाज के और अपने राष्ट्र के, अपने देश के महत्व को प्राथमिकता देता है कि मेरा देश का, मेरे परिवार का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। फिर उसके बाद उस महत्व को, उस वैल्यू को स्वीकार भी करता है खुद से, और उसी के अंदर जो है यह स्वीकार करके जो है अपने अंदर जो है ये भावना उजागर करता है कि मैं वो काम करूँ खुद से अपने ऊपर जिससे मेरे समाज के अंदर, मेरे परिवार को, मेरे राष्ट्र को नुकसान न पहुँच सके। इस स्तर पे को भी दो भाग में बांटा गया। एक सामाजिक समझौता की स्तर, सामाजिक समझौता की जो स्तर है, इस स्तर में बच्चा अपने समाज के अंदर जो नियम को सीखे रहता है उससे कुछ अलग करके जो है बच्चे आगे के स्टेप में जा कर के, जैसे मान लो कि बच्चा अभी पहली से 8वीं क्लास में जब पढ़ा है तो उस स्कूल का जो है माहौल, नियम, और जब कॉलेज में जाएगा उसका नियम, दोनों के नियम में उसको बदलाव करना पड़ेगा। उस प्राथमिक स्कूल के नियमों को लेकर के कॉलेज में नहीं वो चल सकता, नहीं रह सकता, नहीं पढ़ सकता है, तो उसमें उसको चेंजिंग करनी होती, समझौता करना पड़ता है सामाजिक नियमों को देखते हुए। विवेक की अवस्था का सिद्धांत, तो उस अवस्था के अंदर जो है बच्चे विवेक से, अपने बुद्धि से काम लिया करते हैं। ठीक है,
तो ये रहा आपको पूरा का पूरा कोहलबर्ग महोदय के द्वारा दिए गए नैतिक सिद्धांत के ऊपर लेक्चर। तो यह क्वेश्चन के तौर पे भी आएगा आपके इस एग्ज़ाम में कि नैतिक सिद्धांत जो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है उसके ऊपर टिप्पणी करें, चर्चा करें, उसके ऊपर जो है उसकी व्याख्या करें। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप वीडियो को कभी स्किप करके ना देखें। अगर अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।